देखो नीलेश बेटा, तुम्हारी शादी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं और तुम्हारी उम्र भी शादी लायक हो ही चुकी है। मोहल्ले में तुम्हारे साथ के सारे लड़के ब्याह चुके हैं, इसीलिए अब मुझको भी अपने घर में बहू के पैरों की रुंझुन चाहिए। मोहल्ले की महिलाओं को जब अपनी अपनी बहुओं की बातें करते हुए सुनती हूँ तो मेरा मन भी अपनी बहू की बातें करने के लिए मचलने लगता है। करुणा जी ने आज ठान ही लिया था कि वो किसी भी तरह से अपने बेटे नीलेश को शादी के लिए मनाकर ही रहेंगी। अरे मम्मी, हो जाएगी मेरी शादी भी, अभी इतनी जल्दी क्या है? नीलेश ने नजरों को इधर उधर घुमाते हुए कहा। देख बेटा, मुझको बिल्कुल भी बना मत। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अगर तुमने खुद कोई लड़की पसंद कर ली है तो भी साफ साफ बता सकते हो, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बहू लाने के लिए कितनी ज्यादा बेताब हो रही हूँ। करुणा जी ने फिर से पासा फेंकते हुए कहा। मम्मी, आप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गई हैं आज। नीलेश ने फिर से अपनी माँ की बात को टालना चाहा। तो फिर ठीक है, लगता है कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। मैं खुद ही अपने हिसाब से कोई अच्छा रिश्ता देखकर हाँ बोल दे रही हूँ, फिर मुझसे कुछ भी मत कहना। करुणा जी ने जानबूझकर ये बात कह डाली, क्योंकि करुणा जी को बहू लाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। जब से नीलेश नौकरी करने लगा तब से उनकी आंखों में बस एक ही सपना पल रहा था कि कैसे भी करके घर में बहू आ जाए तो उनका अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि नीलेश सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता और फिर सीधे शाम को ही वापस आता। करुणा जी को खाली घर काटने को दौड़ता, और वैसे भी नीलेश की उम्र शादी लायक हो ही चुकी थी। बस इसलिए इस जिम्मेदारी को भी वो बहुत जल्द निपटाना चाहती थी, क्योंकि जब से उनके पति मोहन जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तब से उनकी सारी उम्मीदें अपने बेटे नीलेश पर ही टिक गई थी। उन्होंने नीलेश की किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा था। उसके लिए उन्होंने सिलाई कढ़ाई की जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन जब से नीलेश नौकरी करने लगा तब से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, बल्कि नीलेश ने ही मनुहार कर करके उनका काम छुड़वा दिया था। इस समय जैसे ही करुणा जी ने कहा कि वो अपने मन से किसी रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी, तब तो नीलेश एकदम से घबरा उठा और आंखें नीचे करके बोला, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल बेटा, क्या तुझे कोई लड़की पसंद है? नीलेश की बात सुनकर करुणा जी चहकते हुए बोली। उनको तो लगा हो ना हो उनकी मुराद पूरी होने जा रही है। हाँ मम्मी, मैं अपने ही साथ काम करने वाली रूही को पसंद करता हूँ। अगर आप सहमति दो तो मैं उसके घर वालों से बात कर लूं। नीलेश ने झिझकते हुए कहा। अरे मेरा बच्चा, इसमें इतना झिझकने वाली क्या बात है? आज तक मैंने तेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी छोड़ी है जो इसको छोड़ूंगी। बल्कि ये तो और भी अच्छी बात है कि मैं बेकार की मशक्कत से बच गई। अब तो बस मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सिर पर सेहरा बंधे देखना चाहती हूँ। मुझको भी जल्द से जल्द रूही और उसके मम्मी पापा से मिलना है। करुणा जी का दिल तो मारे खुशी के उछला ही जा रहा था, और उछले भी क्यों ना, उनका बहुत बड़ा अरमान जो पूरा होने की कगार पर था। ठीक है मम्मी, कल संडे है तो मैं कल ही रूही और उसके मम्मी पापा से बात करके आप लोगों को मिलवाता हूँ। नीलेश अभी भी थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन रूही को थोड़ी प्राइवेसी पसंद थी। बस इसीलिए वो थोड़ा घबरा रहा था। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब दिल देते समय थोड़े ही ना पता था कि रूही इस स्वभाव की है। खैर, दूसरे दिन सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। रूही के मम्मी पापा को करुणा जी का आत्मीयता भरा स्वभाव बहुत पसंद आया, और करुणा जी को भी रूही बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उन्होंने अपनी माँ की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली से उतारकर तुरंत रूही को पहना दी। रूही बहुत जल्दी ही नीलेश की दुल्हनिया बनकर करुणा जी के आंगन की दहलीज पर आ गई। अब तो करुणा जी के घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे करुणा जी बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगी। कारण नीलेश और रूही ऑफिस से वापस आते और दोनों ही अपने कमरे में बैठ जाते, और रविवार शनिवार को रूही नीलेश को साथ लेकर अपने मायके चली जाती। जो करुणा जी नीलेश की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, अब वो बहुत दुखी होती कि बेकार में उन्होंने बेटे की शादी कर दी। कम से कम शादी से पहले नीलेश का समय तो उनको मिलता था, लेकिन अब तो बहू तो दूर की बात रही, वो नीलेश के सानिध्य के लिए भी तरसती, और रूही को भरपूर नीलेश का साथ मिलता, ऑफिस में भी और घर में भी। वो रूही जिसको लाने के लिए करुणा जी इतनी बेताब थी, वो उसको अपनी आंखों की किरकिरी लगने लगी। उसको देखते ही उनके मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आने लगते।
धीरे धीरे इतने ज्यादा अवसाद में पहुंच गई करुणा जी कि एक तरह से वो रूही को अपनी सौतन ही समझने लगी। इस अंदर की खींच का निर्णय ये निकला कि वो बात बात पर रूही के साथ साथ नीलेश के ऊपर भी खिसियाने लगी। कभी कभी मारे चिढ़ के वो नीलेश और रूही को बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे शब्द तक बोल जाती। अब रूही आखिर क्यों सही, लेकिन ताज्जुब नीलेश को भी बहुत होता कि आखिर मम्मी को हो क्या गया है। रूही तो खुद करुणा जी को उल्टे सीधे जवाब दे देती। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ने लगी। अब तो करुणा जी छुप छुप कर बहुत ही ज्यादा रोती। अक्सर उनकी आंखें रोते रोते लाल हो जाती। वहीं नीलेश, जो अपनी शादी से पहले करुणा जी के ऊपर जान छिड़कता था, अब माँ के चेहरे को देखना भी जरूरी नहीं समझता। कई कई दिन तक करुणा जी खाना भी नहीं खाती, लेकिन नीलेश और रूही को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ही खुश थे कि मियाँ बीवी खुश, दुनिया जाए भाड़ में। आखिर करुणा जी की बातों से खींचकर एक दिन रूही ने अलग घर लेकर रहने का निर्णय कर डाला। मम्मी, मैं तो इस घर में रहते रहते सचमुच बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी सास का तो हमेशा ही मुंह बना रहता है। मैं नीलेश को लेकर बहुत जल्द ही इस घर से किसी दूसरे घर में चली जाऊंगी। एक दिन रूही ने चिढ़ते हुए अपनी मम्मी से कहा, पागल हो गई हो क्या तुम रूही? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अगर नीलेश के साथ अलग हो जाओगी तो समधन जी किसके सहारे रहेंगी? और रही बात समधन जी के स्वभाव की, तो मुझको तो सचमुच विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं कल खुद तुम्हारे घर आऊंगी और समधन जी से इस चिढ़ का कारण पूछूंगी। हालांकि मुझको हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी और उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैं समधन जी का घर इस तरह से उजड़ते नहीं देख सकती। मैं भी उनकी तरह एक माँ ही हूँ। रूही की माँ पूनम जी ने कुछ सोचते हुए कहा और वो दूसरे ही दिन अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। इत्तेफाक से उस दिन शनिवार था, तो रूही और नीलेश घर पर ही थे। इधर उधर की बातों के बाद आखिरकार पूनम जी ने घुमा फिराकर अपनी बात शुरू कर दी। समधन जी, रूही अलग घर लेकर रहने जा रही है, आपको पता है? पूनम जी ने बड़े ध्यान से करुणा जी का चेहरा निहारते हुए कहा। क्या कहा आपने? ये लोग अलग घर लेकर रहने जा रहे हैं? लेकिन मैं ये बात तो आपके मुंह से सुन रही हूं। करुणा जी आश्चर्य से भरकर बोली, लेकिन फिर गहरी और ठंडी सांस भरकर आंखों में आंसू लाकर बोली, समधन जी, आखिर क्या फर्क पड़ता है मेरे ऊपर? इन लोगों को अलग घर लेकर रहना है तो रहे जाकर। करुणा जी रुंधे स्वर में बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं समधन जी आप? आपका इन लोगों के सिवा आखिर है ही कौन? पूनम जी बड़े ताज्जुब से बोली, लेकिन समधन जी, ये लोग मेरी इन भावनाओं को कहां समझते हैं? ये कहते हुए करुणा जी एकदम से फपक फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ समधन जी? आज आपको सब कुछ साफ साफ बताना होगा, क्योंकि जहां तक मुझको विश्वास है, आप एक बहुत खूबसूरत स्वभाव की शांत महिला हैं। क्योंकि मैंने आपकी आंखों में अपनी बहू के लिए एक अलग ही चाहत महसूस की थी, पर अब वो गायब है। आपकी इस उदासीनता का आखिर कारण क्या है, वो मुझको जरूर सुनना है। पूनम जी झट से अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और करुणा जी के नजदीक बैठकर उनके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करने लगी। बस समधन जी, जो आप कह रही हैं वो ही मुझको नहीं मिल रहा। इन दोनों के ही पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं हंस रही हूँ कि मैं रो रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है या मेरे कहीं पर दर्द हो रहा है, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों के हाथ में या तो हर समय मोबाइल रहता है या फिर हर समय एक दूसरे के साथ अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक दूसरे को समय ना दो, लेकिन इस बुढ़िया का भी तो कुछ ख्याल रखो। अब आप ही बताइए कि मैं किसके सहारे जीऊं? मेरी तो दुनिया इन दोनों के रहते भी उजड़ गई। ये सब कहते कहते करुणा जी की हिचकी सी बंध गई और वो भावावेश में पूनम जी के गले लग गई। हे भगवान, कितनी गलत बात है ये रूही और नीलेश। क्या माँ के प्रति यही फर्ज रह गया? एक बुजुर्ग इंसान सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बच्चों का प्यार और स्नेह भी चाहता है। बच्चों के दो मीठे बोल से उसका सीना गदगद हो जाता है। और रूही, तुमको समधन जी का चिड़चिड़ापन तो नजर आया, लेकिन उसके पीछे के कारण को जानने की तुमने कोशिश नहीं की। मुझको तुमसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पूनम जी ने रूही और नीलेश दोनों को एक तरह से फटकारते हुए कहा, जबकि वो दोनों चुपचाप अपनी गलती को महसूस कर रहे थे और सिर झुकाकर बैठे थे। मम्मी जी, मुझसे सचमुच पाप हुआ है। मैंने रूही के आने के बाद उसके आसपास ही अपनी दुनिया बना ली, इसीलिए मम्मी की तरफ से
उदासीन होता चला गया। नीलेश की भी आंखें आंसुओं से तरबतर थी। सही में मम्मी, मैंने भी मम्मी जी के अंदर आपका अक्ष नहीं देखा, उनके पास बैठने की कभी जरूरत नहीं समझी। इस बात से जानबूझकर आंखें फेर ली कि मम्मी जी को मेरा सानिध्य भी चाहिए। मैंने आपका चिड़चिड़ापन देखा, लेकिन आपके प्यार की तासीर नहीं देखी। मम्मी जी प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। अब तो रूही की भी आंखें छलकने को बेताब हो रही थी और वो मन ही मन पछता रही थी कि आखिर उसने कितना गलत निर्णय लिया था। लेकिन शुक्र हो उसकी मम्मी का, जिन्होंने आकर सब कुछ संभाल लिया। रूही बेटा और नीलेश बेटा, आज के बाद अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखना। ये बुजुर्ग सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहते हैं और उसके बदले आशीर्वादों की झड़ी लगाने से भी नहीं चूकते। नीलेश बेटा, तुम बहुत ही समझदार हो, इसलिए अब इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूनम जी नीलेश और रूही से मुखातिब होते हुए बोली, मम्मी, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि आज से जब तक मम्मी जी सो नहीं जाती तब तक हम लोग मोबाइल को टाटा बाय बाय कह देंगे और मम्मी जी के साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। रूही ने आशान्वित होकर कहा और करुणा जी के पास आकर बैठ गई। हाँ मम्मी, आपका सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। कैसे मैंने सब कुछ जानते हुए भी आपकी अवहेलना की, भगवान मुझको कभी भी माफ नहीं करेगा। और रोते हुए नीलेश करुणा जी के पैरों में बैठ गया। धन्यवाद समधन जी, आपने आकर मेरे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान कर दी। और उठो तुम लोग, बस मुझको तुम लोगों से थोड़ा सा अपनापन ही तो चाहिए और अब मुझको विश्वास है कि वो मुझे जरूर मिलेगा। आओ दोनों मेरे सीने से लग जाओ। ये कहकर करुणा जी ने अपनी बाहों को फैला दिया और नीलेश और रूही उठकर उनकी बाहों में समा गए। पूनम जी ये दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने एक बिखरते हुए परिवार को अपनी थोड़ी सी समझदारी से समेट जो लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।